अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू टॉपिक। इससे पहले हमने दो चीजें, मतलब एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी है जिसका यूज यहाँ होना है। वैसे हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, हमने हुक्स पढ़े थे। रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको ये बोला था कि हुक इज नथिंग बट अ फंक्शन, लेकिन वो एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है। उसको कॉल करने का एक स्पेशल तरीका है, उसको उसके रिटर्न रिजल्ट को यूज करने का एक स्पेशल तरीका है। बट हुक अल्टीमेटली इज अ फंक्शन। ठीक। तो हमने दो तरह के हुक्स अभी तक पढ़े हैं। एक हमने यूज स्टेट पढ़ा है स्टेट हैंडलिंग के लिए, और एक हमने यूज पैराम्स पढ़ा है ताकि हम पैरामीटर से जो वैल्यूज हैं या जो डेटा पैरामीटर में पास करते हैं वो हम पेज पे कैसे गेट कर सकते हैं। तो दो, ये बिल्कुल स्टार्ट से रिकॉर्ड हो रही है। सो दो तरह के ये हुक्स हैं। तो आज हम तीसरी हुक पढ़ेंगे विच इज यूज इफेक्ट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हुक आफ्टर द यूज स्टेट। तो यूज स्टेट के बाद जो मोस्ट कॉमन हुक है वही है। लेकिन जो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा दैट इज रिलेटेड टू एपीआई। सो व्हाट इज एपीआई, पहले जरा इसका थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं और फिर इसको समझना और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान होगा। सो लेट मी रिमूव एवरीथिंग विच इज एक्स्ट्रा विच इज नॉट बीइंग यूज्ड राइट ओवर हियर। मैं यहाँ पे लेट्स सी एपीआई। वैसे तो इसकी एब्रीविएशन और इसकी थ्योरी और कहानियां आप नेट से पढ़ेंगे, बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं बिल्कुल लेमैन जुबान में और आम फहम अंदाज में समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल नक्श हो जाए आपके जहन में। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, इसके एब्रीविएशन से इसके मीनिंग इतने वाजे तौर पे क्लियर नहीं होते जैसे बहुत सारी चीजों के हो जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, मैं उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। आप ये देख रहे हैं विंडो 10 या विंडो 11 जिसने की है उसके सिस्टम पे लाइव वेदर अपडेट्स आ रहे होते हैं। ठीक है। अब आप सपोज करें कि ये मेरे सिस्टम में लाइव वेदर अपडेट्स आ रहे हैं एक, लाइव न्यूज आ रही हैं दो, लाइव करेंसी अपडेट्स आ रही हैं तीन, या एक्सचेंज की मतलब कौन सी करेंसी आपका अकाउंट डाउन है, दिस टाइम दिस इज द क्रिप्टो करेंसी, मतलब जो डिजिटल करेंसी है वो, और स्पोर्ट्स की न्यूज, यानी कोई डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा जो है वो मेरे सिस्टम में लाइव रियल टाइम पे आ रहा है, अपडेट हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो वेदर अपडेट है ये मेरे सिस्टम से नहीं आ रही, यानी अगर मैं नेट ऑफ कर दूं तो ये वेदर अपडेट जो है वो अपडेटेड डाटा पिक नहीं करेगी, ये अपडेटेड डाटा नहीं उठाएगी। इसका मतलब ये है कि वेदर विजेट, इसको मैं विजेट का नाम दे दूं, ठीक है। ये वेदर का विजेट, न्यूज का विजेट, करेंसी का विजेट, ये कहीं ना कहीं से लाइव डाटा ले रहे हैं। सॉरी, विजेट इज काइंड ऑफ अ पीस ऑफ फंक्शनैलिटी, छोटी सी एक फंक्शनैलिटी को, छोटे से एक फीचर को विजेट बोल सकते हैं आप, ठीक है। दैट्स व्हाई वेदर एक विजेट है। विजेट का मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल फंक्शनैलिटी। और इसी तरह न्यूज अपडेट्स इज काइंड ऑफ अ विजेट विच इज अगेन अ वेरी स्मॉल फंक्शनैलिटी। गैजेट्स होते हैं, इसी तरह विजेट्स कह लें, एसेसरीज होती हैं जैसे डिफरेंट डिवाइसेस की, तो हम इसको विजेट बोल सकते हैं। अब ये जो विजेट है, अब नॉर्मली अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे सिस्टम में वेदर के सेंसर लग जाएं जो कि सराउंडिंग का वेदर कैप्चर करके मुझे यहाँ शो करें, इट वुड हैव अ ह्यूज कॉस्ट। वाई टू, मतलब अब कितने सिस्टम्स के साथ वेदर के सेंसर लगाएंगे आप, फिर किस किस के सेंसर लगाएंगे, न्यूज अपडेट न्यूज कहाँ से पिक करेगा। तो और फिर दूसरी बात कि हमारे पास ऐसी कोई डिवाइसेस भी नहीं है कि जो वेदर की एक्यूरेट जो कलेक्शन है, और फिर चलें बिलफर्ज हम इसमें वेदर सेंसर लगा भी लें तो ये अपने सराउंडिंग का डाटा कलेक्ट करेगा, बट इफ वी चेंज द सेटिंग ऑफ द वेदर टू मेक इट लाइक, इसकी प्लेस जो है वो हम इंडिया कर लें, बांग्लादेश कर लें, सऊदी अरेबिया कर लें, तो वो उस वेदर की अपडेट्स वहां से उठाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये वेदर की अपडेट्स या वेदर की इंफॉर्मेशन जो लाइव अपडेटेड आ रही है मेरे सिस्टम में, ये मेरे सिस्टम की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे सिस्टम में कोई और फंक्शनैलिटी एम्बेडेड है या इंटीग्रेटेड है। गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अलग सॉफ्टवेयर है और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। ये जो विजेट है ये कोई थर्ड पार्टी टूल या सॉफ्टवेयर है, और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग टूल या सॉफ्टवेयर है। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी विजेट और मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों आपस में इस तरह से लिंक्ड हैं कि ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन यही है कि ये सर्वर से, जिस भी सर्वर से ये लिंक्ड है, बाय द वे आई डोंट नो कि कौन सा सर्वर है, मेरे ख्याल में एमएसएन होता है विंडोज का अपना, तो एमएसएन से लाइव अपडेट उठा रहा होता है। बट जो भी है, विंडोज किसी और सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड है जो उसके साथ कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, डेटा एक्सचेंज कर रही है। सेम इज द केस विद द न्यूज विजेट्स। तो न्यूज के लिए अब मे बी कि ये भी चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट ने सारी चीजें अपनी लॉन्च की हुई हैं, तो मे बी कि ये भी कहां से उठा रहा है न्यूज, एमएसएन के सर्वर से उठा रहा है। गॉट इट, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क जिसे आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूज के लिए भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और एक और किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। अब एपीआई की डेफिनेशन जरा लेमैन जुबान में समझें कि एपीआई
या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द एबिलिटी through which two or more than two software applications communicate with each other. I repeat, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी काबिलियत, ये कैपेबिलिटी है या ऐसा फीचर है जिसके थ्रू दो या दो से ज्यादा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपस में क्या करती हैं, डेटा एक्सचेंज करती हैं. कम्युनिकेशन का मतलब यही है, डेटा एक्सचेंज करना. मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेटा एक्सचेंज ही कर रहे हैं. तो मैं कम्युनिकेशन बोलूं या डेटा एक्सचेंज बोलूं, दैट इज द सेम. तो ये है बेसिकली एपीआई. गॉट इट. अब अगर लेट सपोज हम ये कहते हैं जी कि ये एक थर्ड पार्टी एपीआई है, यानी किसी और वेंडर ने ये फीचर लिखकर, फंक्शनैलिटी लिखकर ये एपीआई पब्लिक कर दी. अब पब्लिकली हम इस एपीआई को अपने सॉफ्टवेयर में अगर यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं. गॉट इट. जिस तरह हम आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो हम दोनों पार्टीज को एक्सचेंज ऑफ डेटा को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने के लिए जरूरी है कि हम किसी ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो स्टैंडर्ड हो, जो आप भी समझ सकते हो, जो मैं भी समझ सकता हूँ. वरना अगर मैं यहाँ पे पश्तो बोलना शुरू कर दूं और आप में से कोई पठान ना हो, तो आप ना सुन सकें, यानी ना समझ सकेंगे और ना ही मुझे उसका जवाब दे सकेंगे, या वैसा वर्षा. आप लेट सपोज अगर उर्दू या पश्तो बोल रहे हो और मैं पश्तो समझ ना सकता हूं, तो फिर भी कम्युनिकेशन हमारी पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब है कि वी हैव टू मतलब both the parties or both the software applications must agree on the protocol, और प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स है. they both must agree to exchange the data in a format which is equally understandable by both of the parties or both of the applications in this case. तो वो जो डेटा एक्सचेंज का फॉर्मेट है ना ओवर द नेटवर्क, पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे फेमस डेटा एक्सचेंज जो पैटर्न है, जो डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, दैट इज जेसन. और जब मैंने ये जेसन समझाया था उस वक्त ये कहा था कि जेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी नेटवर्क पे जितनी कम्युनिकेशन होती है मोस्टली दो ही स्टैंडर्ड्स हैं डेटा एक्सचेंज करने के. एक है सोप और एक है आपका रेस्ट एपीआई. अब ये एपीआई के दो स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों एपीआई. तो हम आजकल मोस्टली मॉडर्न एप्लीकेशन में सोप बेस्ड एपीआई कम इस्तेमाल होती हैं. नॉर्मली होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन रेस्ट एपीआई या एपीआई जो हम इस्तेमाल करेंगे, जेसन बेस्ड exchange of data, that is most common, and that is what actually we will be talking about throughout in this class and in the upcoming classes as well. इसका मतलब ये हुआ कि मैं अज्यूम कर रहा हूं दो कि मुझे नहीं पता कि इस एपीआई ने कौन सा डाटा फॉर्मेट यूज किया. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो डाटा आपके सामने ग्राफिकली शो हो रहा है, ये एक्चुअली नेटवर्क से ग्राफिकली नहीं आ रहा. नेटवर्क से डाटा किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है, जेसन फॉर्मेट में. आगे से उस जेसन फॉर्मेट को कंज्यूम किया गया है आपकी यूआई पे. तो एक चीज डेटा एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ जेसन, और दूसरा कंजम्पशन ऑफ दैट डेटा इन योर एप्लीकेशन. दैट्स इट. क्लियर. अच्छा, अब मैं जरा ये तो आपको जरा रफ सी और लेमैन सी एग्जांपल बताने समझाने के लिए मैं एक आपको लाइव एपीआई के डेटा या एपीआई को कॉल करके उसकी एग्जांपल बताता हूं. हमारे पास एक, अच्छा एक और बात सुन लें पहले जरा, थोड़ी सी डायग्रामेटिकली ज्यादा क्लियर हो जाएगी. मेरे पास बिलफर्ज जो एपीआई की कम्युनिकेशन है ना बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, डेटा एक्सचेंज होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. सपोज करता हूं कि ये वेदर की अपडेट सारी की सारी कहां से आ रही है, किसी सर्वर से आ रही है, और वो सर्वर रिस्पॉन्सिबल है इस सारे के सारे डेटा को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने का. ठीक है. सो मैं ये सपोज करता हूं कि ये मेरा क्लाइंट है, इन दिस केस दिस विंडो है. गॉट इट. और ये मेरा सर्वर है जो रिमोट पड़ा हुआ है किसी जगह पे, मुझे नहीं पता कहां पड़ा हुआ है. अब हो ये रहा है कि यहाँ पे ये विजेट या वेदर अपडेट का विजेट आ रहा है. अब हो ये रहा है कि यहां से कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट्स जा रही हैं, कहां पे, सर्वर पे जा रही हैं. और इस सर्वर पे वेदर के जितने भी, यहाँ पे एक डेटाबेस मेंटेन हो रहा होगा, जिस डेटाबेस में क्या हो रहा होगा, रियल टाइम पे या लाइव अपडेट्स चल रही होंगी किसकी, वेदर की. उसने सेंसर लगाए हो, जो मर्जी लगाया हो, ये उसका हेडेक है, वो कहां से डेटा कलेक्ट कर रहा है, कैसे कलेक्ट कर रहा है. लेकिन इसके पास वेदर की क्या है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन है. अब पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटर्स हैं, वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स, एग्जैक्टली वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड है, ये सारे क्लाइंट्स हैं. ये पूरी दुनिया में मौजूद लाखों माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स हैं जिन पे विंडो 10 लाइव वेदर अपडेट्स आ रही है. तो ये सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, रियल टाइम पे रिक्वेस्ट्स भेज रहे हैं, किधर, सर्वर पे. और उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो डेटा उनको रिक्वायर्ड है, वो डेटा वापस उनको मिल रहा है. आई एम जस्ट एक्चुअली ड्राइंग डबल एंडेड एरो सो दैट
कैन बी एक्सप्लिसिट कि जी ये डाटा जा भी रहा है और डाटा आ भी रहा है। तो इसका जेसन 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 इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जेसन इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और जेसन के ऑब्जेक्ट में फर्क पहले बता चुका हूं। आई होप इनको क्लियर है। दोबारा क्लियर कर दूंगा जब मैं जेसन के एक्चुअल फॉर्मेट में आऊंगा, अभी शक्ल में आऊंगा, दिखाऊंगा आपको उसको, तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि एपीआई का फ्लो क्या है। क्लाइंट कॉन्स्टेंटली आर नॉट कॉन्स्टेंटली, आपने अक्सर देखा होगा वेदर की अपडेट्स 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट के इंटरवल के बाद अपडेट होती हैं, या आप खुद कस्टमाइज वो इंटरवल सेट कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पे या आपकी डिवाइसेस पे वेदर कितने टाइम के बाद अपडेट होना चाहिए। तो वो उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली सेंड करता है रिक्वेस्ट किसको, सर्वर को, और लेटेस्ट अपडेट जब वो लाके आपके सिस्टम पे डिस्प्ले करता है। सो दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द पैटर्न कि आपका क्लाइंट जो है that constantly makes the request to the server and fetches the data from the server and then displays it into the application, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं कि वो कंज्यूम कर रहा है डेटा को। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, इस कम्युनिकेशन को कोई गवर्न भी कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने कहा ना कि हमारा एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमें कम्युनिकेशन करेंगे तो हम दोनों पार्टी समझेंगे। वो स्टैंडर्ड क्या है? हम जब बात करें तो या तो अंग्रेजी में हो या उर्दू में हो, जो दोनों पार्टीज को समझ में आए। हम ये स्टैंडर्ड पहले सेट कर चुके हैं कि यार ये क्लास फारसी में, ये क्लास पश्तो में, ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल की डेफिनेशन है कि प्रोटोकॉल इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द नेटवर्क कम्युनिकेशन। आई रिपीट, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी। नहीं, वो प्रोटोकॉल और है। खैर, है तो वो भी इंटरनेट प्रोटोकॉल ही, वो भी यही है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी प्री एग्रीड रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करने के लिए। ये प्रोटोकॉल अभी आपको क्लियर हो जाता है क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको गवर्न कौन करता है, उसको सुपरवाइज कौन करता है? कोई प्रोटोकॉल। और वो प्रोटोकॉल आपने अक्सर वेबसाइट एड्रेस लिखते हुए ये लिखा होगा HTTP, which stands for Hypertext Transfer Protocol, or sometime you may find it as HTTPS, and this S is for secure। तो ओवर द नेट अगर सिक्योर कम्युनिकेशन है तो वो कौन सा है? बेसिकली प्रोटोकॉल HTTP है, उसके ऊपर एक और सिक्योरिटी की लेयर डाल दें या SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दें, दैट बिकम्स द HTTPS। वो बड़ी लंबी टेक्निकल डिटेल है, उसमें भी हम जा सकते हैं जब जरूरत पड़ी तो। फिलहाल ये जो HTTP है ये क्या है? वो प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल के थ्रू सर्वर और क्लाइंट के दरमियान क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, ये सिर्फ एपीआई की कम्युनिकेशन इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती। आप नॉर्मली गूगल पे कुछ भी लिखते हैं ना, तो जो गूगल के सर्वर पे रिजल्ट आ रहे होते हैं, वो जो कम्युनिकेशन होती है वो भी किसके थ्रू होती है? HTTP। तो ये इंटरनेट ब्राउजर को पता है कि सारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होनी है? HTTP। तो इसलिए आप गूगल पे सिर्फ www.something.com लिखें तो पीछे HTTP HTTPS खुद एम्बेड कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि यही प्रोटोकॉल है जिसके जरिए कम्युनिकेशन पॉसिबल है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, यप, ऑब्वियसली। और अभी मैं रिमोट की बात कर रहा हूं, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा, बिकॉज लोकल सर्वर में खुद सेटअप करूंगा, खुद बनाऊंगा, खुद क्रिएट करूंगा सर्वर, फिर आपको ज्यादा मीनिंग। अभी जो मैं एपीआई की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये वेदर एपीआई इज नॉट अ लोकल सर्वर, इट्स अ रिमोट सर्वर। लोकल सर्वर का मतलब है आपका यही सर्वर, यही सिस्टम आपका सर्वर है, यही क्लाइंट है। तो अभी अगर मैं यही सर्वर, यही क्लाइंट बताऊं तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? So you might get confused. So that's why I'm avoiding actually to talk about the local server. Rather, I'm only talking about the server that exists remotely and that is capable to send the data to the clients that are spread all around the world. अब यहां से अच्छा, ये जो HTTP प्रोटोकॉल है, इस HTTP के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। यानी अब नॉर्मली 3-4 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम सर्वर से डेटा सिर्फ गेट करेंगे, या हम सर्वर पे डेटा पोस्ट करेंगे, यानी सर्वर पे डाटा भेजेंगे। यानी अगर क्लाइंट यूजर के सामने एक फॉर्म खुल जाए, आप यूजर फॉर्म पे यूजर से डाटा कलेक्ट करें और सबमिट के बटन के क्लिक करने पे वो डाटा सेंड करें, कहां पे? सर्वर पे। इसको हम क्या कहेंगे? वी आर पोस्टिंग डाटा टू द सर्वर। ये क्या हो रहा है? जो वेदर अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, इट इज ओनली गेटिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर, इट इज नॉट सेंडिंग एनीथिंग बैक टू द सर्वर। हाँ, स्टेटस सेंड कर सकता है कि जी हाँ जी मुझे डाटा मिल गया, बाकी डेटा वापस सेंड नहीं कर सकता। स्टेटस सेंड करना और चीज है, डेटा सेंड करना और चीज है। सो इसका मतलब ये है कि जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो क्लाइंट सिर्फ क्या करेगा? डेटा गेट करेगा, या क्लाइंट क्या करेगा? डेटा पोस्ट करेगा। गेट और पोस्ट, या क्लाइंट एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करेगा, यानी सर्वर पे ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ है,
क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाए कि वो एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर दे, तो इससे हम क्या कहेंगे, पुट। ये भी पोस्टिंग के जुमरे में आता है, लेकिन पोस्टिंग का मतलब पोस्टिंग द डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सर्वर, और पुट का मतलब द डेटा इज ऑलरेडी देयर बट यू आर चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग डेटा एंड यू आर अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट टू बी अपडेटेड। तो तीन मैंने वर्ब्स बताए हैं आपको, गेट, पोस्ट, पुट। और फिर एक पॉसिबिलिटी है कि सर्वर पे कोई डेटा अननेसेसरी सेव हो गया, which you don't want and which you were not actually intending to save on the server and you want to delete it, then you will send the request to delete the data from the server. So ये चार verbs हो गए हैं, इनको हम कहते हैं HTTP के methods, और इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, get for get request, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट टाइप्स। अगर हम सिर्फ डेटा गेट करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, गेट रिक्वेस्ट। अगर हम डेटा सर्वर पे पोस्ट करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट। और अगर हम डेटा सर्वर पे अपडेट करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम क्या कहेंगे, पुट रिक्वेस्ट। और अगर हम डेटा सर्वर पे डिलीट करने की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें क्या बोलेगा, डिलीट रिक्वेस्ट। सॉरी, समझ नहीं आई। क्रड, हाँ नहीं, क्रड तो वो ऑपरेशन है ना, जो ऑपरेशन, यानी अगर मैं सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजूं और उस रिक्वेस्ट के नतीजे में रिजल्ट डिलीट हो जाए तो फिर वो पूरा ऑपरेशन होगा। अभी मैं ऑपरेशन पे गया ही नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स बता रहा हूं कि दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट्स दैट कैन बी सेंट टू एनी एंड पॉइंट। अभी एंड पॉइंट पे आता हूं, क्या होता है, टू एनी एंड पॉइंट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। अगर ये चारों ऑपरेशन हो जाएंगे, रीड यानी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, उसको हम CRUD बोलेंगे। But I'm intentionally not using that word just to avoid confusion right over here in the very beginning. So मैं intentionally उस word से avoid कर रहा हूँ। Anyways, these are the different request types that client make to the server to perform some sort of operation. Either to getting the data from the server is an operation, posting the data to the server is an operation, updating the data on the server is an operation, and deleting the data from the server is an operation. तो ये सारे operations हैं, ये सारे operations किसके साथ, ये किसके जरिए possible हैं, इन चार request types के through. So this is get request, this is post request, this is put request, this is delete request. ये इनको हम कहते हैं HTTP request types. आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल पूछे, ये कहीं भी को पूछे कि what are the different request types या डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स, तो आप कहेंगे गेट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट। अच्छा, और भी होती हैं, ये 3-4 किस्म की और भी होती हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन। अब जैसे पैच होती है, तो पैच का मतलब है कि आप सर्वर पे पूरा डेटा अपडेट ना करें, पार्ट ऑफ डेटा अपडेट करें, पार्शियल अपडेशन करें, तो उसके लिए पैच होता है। लेकिन हम ये 4 पहले पढ़ लें तो फिर आपको खुद ही पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी, फिर जरूरत पड़ी तो हम फर्दर पे भी जाएंगे। anyway, ये क्लियर हो गया। क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, API, HTTP प्रोटोकॉल, HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स, ऑल इज क्लियर। नाउ अब जरा एक लाइव एग्जांपल देता हूं API की, कि मेरे से मैं अच्छा, एक और चीज, सॉरी सॉरी, आई नॉर्मली फॉरगेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो मैं वो खत्म ही कर चुका। पर वो डायग्राम स्टोर्ड है, रिकॉर्डिंग में तो स्टोर्ड है, आपको आई थिंक वो समझ आ जाएगी। अच्छा, ये जैसे मैंने ड्रॉ किया ना, ये मेरा क्लाइंट था और ये मेरा सर्वर था। अब इस सर्वर पे बेशुमार अकसाम का डेटा पड़ा हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, यहाँ हो सकता है न्यूज विजेट भी पड़ा हो, यहाँ हो सकता है वेदर विजेट का डाटा भी उधर ही पड़ा हो, यानी वेदर का डाटा भी उधर से ही आ रहा हो, करेंसी का डाटा भी उसी सर्वर से आ रहा हो। तो एक सर्वर पे मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डेटा रिजाइड कर सकते हैं। गॉट इट? एग्जैक्टली। जैसे हमने अपनी अरे बनाई थी कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हमने प्रोडक्ट्स भी सेव किए थे, कैटेगरीज भी सेव की थी, यूजर्स भी सेव किया था, ऑर्डर भी सेव किए थे, ये करने थे जो नहीं किए तो कर सकते हैं उसी तरीके से। तो एक सर्वर पे आप उस फाइल को ट्रीट कर लें, दैट्स काइंड ऑफ अ सर्वर, एंड द सेम फाइल कैन कंटेन डिफरेंट रिसोर्सेज। अब मैं वो डेटा टाइप्स नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा, रिसोर्सेज। यूजर्स की जो लिस्ट है वो क्या है, एक रिसोर्स है, ऑर्डर्स एक अलग रिसोर्स है, प्रोडक्ट्स एक अलग रिसोर्स है, और कैटेगरी क्या है एक। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी की सारी टर्मिनोलॉजी प्रोफेशनल यूज करूँ, ताकि आप जब किसी को आंसर दें तो आप इन्हीं प्रोफेशनल टेक्निकल टर्म्स में आंसर दें। इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा इंप्रेशन। ठीक, और ऑब्वियसली आप भी, आपकी कॉम्पिटेंसी को भी ये चीज शो करेगी। एनीवेज, मैं ये सपोज करता हूँ कि ये जो बॉक्सेस हैं ये डिफरेंट रिसोर्सेज को शो कर रहे हैं सर्वर पे। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये कैटेगरीज हैं, और ये ABC एक्स्ट्रा कुछ भी है। अब आपको पता है कि जब आप क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं
आपको क्या चीज चाहिए होती है? एक यूआरएल चाहिए होता है। आपको केएफसी की वेबसाइट ओपन करनी है तो आप क्या लिखेंगे? www.kfc.kfcpakistan.com। तो ये क्या? नहीं, अभी मैं सिर्फ .com की बात करूं। ये क्या है? आपका यूआरएल। अच्छा, अब इससे आपका उस पर्टिकुलर केएफसी की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है। ठीक? अब आप सिर्फ होम पेज में नहीं जाना चाहते, आप होम पेज के अंदर प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे जाना चाहते हैं। ठीक है? यूं समझ लें। उस प्रोडक्ट्स की लिस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप यू वुड बी राइटिंग समथिंग काइंड ऑफ लाइक www.kfc पाकिस्तान। केएफसी को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि हम केएफसी की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने हर बैच में। वैसे बाय द वे में एक वो फीचर था क्लाउडनरी का, तो उनको एक दो दफा जिक्र किया आपने लेक्चर में। तो क्लाउडनरी बहुत बड़ा क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। उसने यूट्यूब के कमेंट में आके मेरा स्पेशल थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर रेफरिंग अस, फॉर नेमिंग अस एंड फॉर रिकमेंडिंग अस। केएफसी शुड आल्सो थैंक अस, थैंक अस। हैं? शायद कोई डील मिल जाए। एनीवेज, सो kfcpakistan.com। नाउ, अब ये जो पूरा रेड कलर का बॉक्स है ना, ये सर्वर है और इस सर्वर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। तो ये जो एड्रेस है, ये सिर्फ किस लिए है? ये सर्वर तक पहुंचने के लिए। अब इसके अंदर से क्या रिसोर्स चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज स्लैश एंड वी हैव टू यूज पाथ, जिसको हमने अपनी जुबान में राउट भी बोला था। गॉट इट? तो मैं अगर यहां बोलूंगा स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो यप, वो स्लग। लेकिन हम अब इसको स्लग नहीं बोलेंगे। अब वो चूंकि प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी थी, अब जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है? इस बेस यूआरएल या रूट यूआरएल प्लस दिस जो एडिशनल पाथ है, इस पूरे को मिलाकर हम कहेंगे ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है। यस, ये एपीआई एंड पॉइंट है और हर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए एंड पॉइंट डिफरेंट होगा। यस, हर रिसोर्स सर्वर पे पड़े हुए डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। हर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? एक एंड पॉइंट। और वो एंड पॉइंट हमेशा क्या होता है? यूनिक। यानी अगर आपने नहीं हो सकते। गॉट इट? सो अब मैं इसको क्या कहूंगा? दिस इज कॉल्ड एपीआई एंड। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि जी मुझे सारे प्रोडक्ट्स को फेच करना है, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए जी आपको एपीआई एंड पॉइंट पता होना चाहिए प्रोडक्ट का। फिर मैं आपको कहूंगा जी मुझे सारी कैटेगरीज चाहिए या लिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज चाहिए, तो उसके लिए आपकी पहली जरूरत क्या है? एपीआई एंड पॉइंट। मैं आपको कहूंगा अच्छा, फिर एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं। यानी अगर एंड पॉइंट पे अ, आप किसी प्रोडक्ट की लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए एंड पॉइंट डिफरेंट होगा। सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए एंड पॉइंट डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट को अपडेट करना होगा, उसके लिए एंड पॉइंट, और प्रोडक्ट को डिलीट करना होगा, उसके लिए एंड पॉइंट। तो बेसिक प्रोडक्ट पे ही हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के कि एक ही रिसोर्स पे एटलीस्ट 4 ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 4। क्या? प्रोडक्ट को ऐड करें, प्रोडक्ट को अपडेट करें, प्रोडक्ट को डिलीट करें और प्रोडक्ट को गेट करें। ये 4 एंड पॉइंट्स चाहिए सिर्फ एक रिसोर्स के लिए, एट लीस्ट, नॉट एट मैक्स। फिर कैटेगरीज को एक्सेस करने के लिए कितने एंड पॉइंट चाहिए? 4। कैटेगरीज को गेट करें, कैटेगरीज को पोस्ट करें, कैटेगरी को डिलीट करें और कैटेगरी को अपडेट करें। तो इसका मतलब ये है जितने आपके रिसोर्सेज होंगे उतने आपको क्या चाहिए होंगे? एंड पॉइंट्स। क्लियर होगी बात ये? अब मेरे ख्याल में मैं सारी बातें कहानियां सुना चुका हूं। अब जरा इस पे प्रैक्टिकल पे आते हैं तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। दुनिया में एपीआईज बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग है और फ्यूचर में इसको हम कहते हैं एपीआई इकोनॉमी, दैट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड एंटायरली। डेटा बेचते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने उबर यूज की होगी, उबर पे मैप है। आप उबर के मैप के राइट बॉटम पे या लेफ्ट बॉटम पे देखिएगा, लिखा होगा गूगल। इसका मतलब है उबर मैप की एपीआईज यूज करता है, गूगल मैप की एपीआईज। अब अगर आप गूगल मैप की एपीआई को एक्सप्लोर करेंगे, वो पेड होगी। वो एक रिक्वेस्ट के 0.000 समथिंग डॉलर चार्ज करते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि अगर एक रिक्वेस्ट के 0.00 डॉलर, 0.001 डॉलर चार्ज हो, तो उबर के पूरी दुनिया में ना 1 मिनट में उबर के थ्रू गूगल मैप को कितनी रिक्वेस्ट जाती होंगी? करोड़ों, बल्कि अरबों। करोड़ों तो खाली पाकिस्तान में।
तो खुद हिसाब लगा लेंगे 1 मिनट में गूगल सिर्फ अपने मैप की सर्विसेज के अरबों रुपए कमा रहा है 1 मिनट में, और 1 दिन का हिसाब खुद ही लगा लें। ठीक। अब जो एपीआईज के मैं बता रहा हूं ना, ये 2 तरह की एपीआईज है मार्केट में, 2 से ज्यादा हैं, लेकिन कॉमनली लेमैन के अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिगिनर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 तरह की हैं। ये पूरा बिजनेस मॉडल बता रहा हूं जिसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। एक मॉडल तो ये है कि कुछ एपीआईज होती हैं पेड, यस, कुछ एपीआईज होती हैं पब्लिक। पब्लिक एपीआईज क्या होती हैं? वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू यूज और टू कंज्यूम दोज एपीआईज। कुछ एपीआईज होती हैं जो पेड होती हैं, जिनके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उन एपीआईज को कंज्यूम करने के लिए पे करना पड़ता है। यस, लेकिन अगर गूगल मैप की एपीआई यूज करेंगे, अच्छा तीसरी तरह की भी बता देता हूँ। कुछ होती हैं जो लिमिटेड फ्री हैं, यानी अगर एग्जैक्टली अगर आप गूगल एपीआई पे जाएंगे ना, वो कहेगा जी फर्स्ट 1000 रिक्वेस्ट पर डे फ्री है, एनीथिंग मोर देन 1000 यू विल बी चार्ज। गॉट इट? लाइक मैं अगर आपको गूगल की एपीआई दिखा दूं ना, ये सिर्फ गूगल की एपीआई सिर्फ मैप की नहीं है, डायरेक्शन की एपीआई अलग है, गूगल सजेशन की एपीआई अलग है, गूगल सर्च की एपीआई अलग है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर ऑब्वियसली। सो लेट मी ऑब्वियसली ये देखें, $200 यूजेज एवरी मंथ फॉर नो चार्ज, दैट्स 28,500 मैप लोड्स पर मंथ फॉर नो चार्ज। अच्छा, ये इनकी प्राइसेस ना, ये यहाँ पे सारी मेंशन्ड है। मैप स्टैटिक एपीआई 1000 रिक्वेस्ट, मंथली कॉस्ट $2, यानी एक महीने में 1000 रिक्वेस्ट के $2 चार्ज करेंगे। फिर आप जितने फीचर, अच्छा इससे ज्यादा करना चाहेंगे तो आप देखिएगा वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर कोई बहुत बड़ी बिजनेस फर्म है, मिसाल के तौर पे, जो एक मंथ में 70,000 रिक्वेस्ट करती है मैप को, तो उसके लिए चार्जेस कितने हो जाएंगे? एंड मतलब भाईजान, एग्जैक्टली अभी देखिएगा, मैप एम्बेड करेंगे, मैप एसडीके एंड्रॉइड, इसके चार्जेस देखें, इसके देखें, इसके देखें, फिर मैप स्ट्रीट व्यू देखें, इसके एपीआई चार्जेस अलग हैं। यानी जितना आप बढ़ाएंगे लिमिट, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट और बिजनेस सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ये है आपकी पेड एपीआई। और इसके बाद कुछ है फ्री, किसी और मैप सर्विस की होंगी, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा लीडर जो है और सबसे बड़ा टाइकॉन जो है वो गूगल है। तो ऑब्वियसली पीपल प्रेफर, देयर आर अदर फ्री एपीआईज एज वेल दैट आई लेट यू नो। अच्छा, ये होगी हमारी पेड एपीआईज। कुछ फ्री एपीआईज हैं। अब मैं आपको, चूंकि मैंने डाटा फॉर्मेट दिखाना है, तो मैं फ्री एपीआईज को आपको दिखाता हूँ। एक है जी रेस्ट कंट्रीज, विच इज समथिंग विच आई रियली लव। ये पता नहीं कौन सा सर्च इंजन खुला हुआ है, लेट मी ओपन अप द गूगल। रेस्ट कंट्रीज। अब मैंने आपको कहा कि जब आपको कोई कहे ना कि ये फला एपीआई है और फला एपीआई आपको डाटा देती है, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए एंड पॉइंट्स क्या है। उस एपीआई को एक्सेस करने के लिए, उस एपीआई के अगेंस्ट पड़े हुए डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एंड पॉइंट चाहिए। वो सर्वर खुद आपको एंड पॉइंट देता है कि मेरे इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो मैं ये डाटा दूंगा। क्लियर? अब ये रेस्ट कंट्रीज की एपीआई है, अगर इसमें थोड़ा सा नीचे आए ना, पाथ, बिल्कुल पाथ, और एंड पॉइंट इज अ पाथ, लेकिन चूंकि टेक्निकली वो टर्म एंड पॉइंट है, तो इसने भी क्या लिखा हुआ है? एपीआई एंड पॉइंट। गॉट इट? यानी पाथ इज एन एंड पॉइंट, दैट्स नो डाउट। हाँ, बट द प्रॉपर वर्ड इज एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब ऑल पे जाऊंगा, और इसने कहा हुआ है जी कि अगर आप इस एपीआई को, अब जरा इसका, इसकी एनाटॉमी देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। मैंने सिंपली उस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर के सेपरेट टैब में ओपन कर लिया। यहां तक ये क्या है? वही बेस या रूट यूआरएल, और इसके बाद क्या है? ये पाथ है। इसको पाथ भी बोल सकते हैं, बाद लोग इसे राउट भी बोलते हैं, बाद लोग इसे एंड पॉइंट भी बोलते हैं, बट द प्रॉपर वर्ड इज एपीआई एंड पॉइंट। अच्छा, ऑल का मतलब क्या है? गिव मी एवरीथिंग अबाउट दिस एपीआई, ये ऑल द डेटा दैट इज प्रेजेंट इन दिस एपीआई। अच्छा, ये देख लें कि इस एपीआई ने कितने एंड पॉइंट्स दिए हैं। ये एक अलग एंड पॉइंट है, ये 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 अलग एंड पॉइंट है। सो देयर आर ह्यूज एंड पॉइंट लिस्ट दैट दिस पर्टिकुलर फ्री एपीआई प्रोवाइड्स यू। अच्छा, अब मैं अगर इस पे जाऊं और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ हिट करूं एंटर, ओके, दैट्स द रिस्पांस ऑफ द एपीआई। लेकिन करंटली आप देख के से परेशान हो गए, यार ये क्या ड्रामा है। लेकिन जरा मैं एक आपको टूल बताता हूं
ब्राउजर की एक एक्सटेंशन है, वो डाउनलोड कर लें जो इसको फॉर्मेट कर, हाँ मैं उसी को फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। एक एक्सटेंशन है, गूगल में जाएं और यहाँ लिखें जेसन फॉर्मेटर। ये एक्सटेंशन क्या कर देगी, आपके इस तरह के डेटा को, सॉरी यार, फॉर्मेट कर देगी। आपने एक्सटेंशन देखनी है, ठीक है, यहाँ से ये chrome.google.com, ठीक है, इस एक्सटेंशन को ऐड कर लें अपने ब्राउजर में। ये ऐड हो गई, इसको पिन कर लें ताकि इट स्टार्ट शोइंग अप हियर। यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें, या अब ये फॉर्मेट आपके लिए रिकग्नाइजेबल है। एंड व्हाट इज इट, इट्स एन अरे, एंड हाउ मेनी आइटम्स इन दिस अरे, 250, इसका मतलब 250 मुल्क है, हर कंट्री का डेटा यहाँ मौजूद है। और कंट्री का क्या क्या डेटा मौजूद है आप जरा देखिएगा, 250 कंट्रीज में से हर एक कंट्री क्या एक ऑब्जेक्ट है, हर एक कंट्री क्या एक, और एक ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 25। अब जरा ये देखिएगा, ये कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान। इसी तरह ये कौन सा कंट्री है, आइलैंड है कोई, पता नहीं। इसी तरह अच्छा 250 कंट्री तो मुल्क में नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज या आइलैंड्स ऐसे हैं जिनको कंट्रीज का दर्जा दिया जाता है। 250 कंट्रीज, और मेरे ख्याल में ये कंट्रीज इतने नहीं है, कुछ स्टेट्स मिला के या आइलैंड्स वगैरह मिला के 250 बता रहा है, ठीक है। एनीवेज, वो मालिक है एपीआई का, जो मर्जी करे। जब आप अपनी एपीआई बनाएंगे जो मर्जी लिख के डाल दें। हम बेसिकली यही काम करेंगे, खुद अपना सर्वर लिखेंगे, खुद अपनी एपीआई बनाएंगे, खुद उसको होस्ट करेंगे, और खुद चाहें तो उसको पब्लिक कर दें ताकि लोग भी उसे यूज करें, और चाहें तो खुद अपनी एपीआई को पेड बना दें। यानी अगर आपके पास कोई अच्छा पोटेंशियल आइडिया है तो आप अपनी उसकी एपीआई लिख के उसे पब्लिक कर दें, लोगों को जी मैं पर रिक्वेस्ट इतने पैसे लूंगा, यूज करनी है तो ठीक है, नहीं देना। पिछले से पिछले बैच में मैंने स्टूडेंट्स को आइडिया दिया था कि आप पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का डेटा इकट्ठा करके उसकी एक एपीआई बनाएं, और वो फिर जिस स्कूल कॉलेज को डेटा चाहिए आप उसको सेल कर सकते हैं। डेटा इज गोल्ड। आजकल ये कहा जाता है कि डेटा इज, ये फेसबुक, ये लिंक्डइन, ये ट्विटर, ये यूट्यूब, ये सारा कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, डेटा से कमा रहे हैं। सो डेटा इज गोल्ड, बल्कि मैं कहूंगा डेटा इज मोर देन अ गोल्ड। एनीवेज, सो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। एपीआई गूगल हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेटा ही तो प्रोवाइड कर रहा है। एनीवेज, सो अब जरा देखें इसमें क्या है, नेम ऑफ द कंट्री। अच्छा हम जरा, अच्छा ये तो एपीआई है जो हमें पूरे के पूरे ममालिक की क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है। अब जरा दूसरे एंड पॉइंट पे आए, दूसरे एंड पॉइंट पे ऑल है ना, तो आप यहाँ पे आए तो ये क्या कह रहा है कि लेट मी कॉपी दिस वन, और ये कह रहे हैं जी कि अगर आपको सारे नहीं चाहिए तो आप ये वाला एंड पॉइंट ले, /v2/name, और ये करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कस्टम नेम आना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PAKISTAN, और URL का जो पार्ट करली ब्रैकेट में हो, इसका मतलब ये डायनामिक पार्ट है, उसको काट के आप अपना नाम लिख दें, नहीं चलेगा, क्योंकि वो करली ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ यू हैव टू एंटर समथिंग। अब मैंने पाकिस्तान लिखा तो ये पूरे 250 कंट्रीज में से सिर्फ किसको फिल्टर करेगा, पाकिस्तान को फिल्टर करेगा। इस अरे में कितने आइटम्स हैं, एक ही आइटम है, और ये वही फॉर्मेट है जो एपीआई का फॉर्मेट मैंने आपको अपनी लोकल फाइल में स्टोर करके दिखाया था, और इसीलिए वो फॉर्मेट दिखाया था, क्योंकि जब हम एपीआई पे रियल टाइम पे, अब ये देखें पाकिस्तान, टॉप लेवल डोमेन क्या है, अल्फा कोड क्या है, अल्फा 3 कोड क्या है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जिनका हमें पता ही नहीं होती क्या है। गॉट इट। एंड देन कैपिटल कौन सा है, इस्लामाबाद। ऑल्टरनेट स्पेलिंग्स क्या है, पीके भी लिखते हैं लोग, पाकिस्तान भी लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी लिखते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी लिखते हैं। सब रीजन्स क्या है, साउदर्न एशियन एशिया रीजन क्या है, एशिया पॉपुलेशन इतनी है, लेंथ, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सॉरी नहीं नहीं नहीं, नंबर्स, नंबर्स आर नंबर, ये फॉर्मेटर का काम है, ये फॉर्मेटर ने कलर चेंज किए हैं जस्ट टू हाईलाइट इट। एंड देन डेमोनिम क्या है, पाकिस्तानी। और बिल्कुल, जो इस एपीआई का बनाने वाला है ना, इज रिस्पॉन्सिबल टू डायनामिकली। अच्छा ये दुनिया में सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज का जो इंटरवल है वो कितने दिनों बाद अपडेट करना है। यानी वैसे डेली तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, एडा को रॉकेट साइंस तो है नहीं,
पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये स्टैंडर्ड्स हैं कि हर मुल्क ने हर 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद अपनी पॉपुलेशन की अपडेट देनी होती है। उन लोगों की जिन्होंने ये पेज बनाई होती हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन ऑर्गनाइजेशंस के साथ, वो या इस तरह इंटरनेशनल इदारे भी हैं, वो इनसे कॉन्टैक्ट करके अपडेटेड स्टेटस लेते हैं। ये नहीं होता कि आज लेट्स सपोज पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ समथिंग है, तो कल 3 बच्चे पैदा हो गए तो 22 करोड़ 3 हो गई। तो ये डेली नहीं हो सकता ना, यू कैन अंडरस्टैंड। जिस तरह वेदर का है, वेदर हर सेकंड बाद अपडेट नहीं करते आप। वो क्या करता है, 5 मिनट का इंटरवल होता है, नॉर्मली 15 मिनट का इंटरवल होता है। उतना इनएक्यूरेट होगा, और जितना लेस इंटरवल होगा उतना डेटा एक्यूरेट होगा, और वैसे भी आपको 100% तो कहीं भी नहीं मिलेगा। देयर इज अ स्लाइट मार्जिन एवरीवेयर। एनीवेज, भारत। सो अब हमने क्या करना है, हमने ये एपीआई का सारा ढांचा पढ़ लिया, एपीआई को पूरा का पूरा खोल के रख दिया आपके सामने, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहां होता है। अब सवाल ये है कि हमने इस एपीआई के डाटा के जेसन फॉर्मेट को, ये तो अंडरस्टैंडेबल है ही नहीं आम पब्लिक के लिए। आप तो डेवलपर हैं, आप तो टेक्निकल यूजर हैं, इसलिए आपको समझ आ रही है। किसी बंदे को लाके दिखाएं जी ये हमारा पाकिस्तान का डाटा, कहेगा बाहर में जाए, मुझे क्या चाहिए इससे, मुझे क्या लेना था, मुझे तो समझ नहीं आ रही इसकी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई को कंज्यूम करना पड़ेगा, और इस एपीआई के डेटा को अपनी यूआई के साथ मैप करके ग्राफिकली इंटरेक्टिव वे में डिस्प्ले करना पड़ेगा। बात समझ गए? इस काम को कहते हैं एपीआई को कंज्यूम करना। एपीआई, अच्छा, अब मुझे ऐसा तरीका चाहिए कि आई डोंट वांट टू सी दिस जेसन इन द ब्राउजर डायरेक्टली, rather I want to consume it in my application just the way the weather update is being consumed over here। इसके पीछे भी डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा होगा, लेकिन हमारे सामने ये क्लाउड वाला वो सूरज और एग्जैक्टली इस तरह की चीज बनी हुई है, ऐसा बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट में कोई तरीका चाहिए, कोई मेथड चाहिए, कोई फंक्शन चाहिए, जो क्या करे, एपीआई को या एपीआई के डेटा को क्या कर सके, फेच कर सके। ब्राउजर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। उस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है फेच। ये जो फेच का फंक्शन है, ये एक आर्गुमेंट लेता है, एंड दैट इज काइंड ऑफ एपीआई एंड पॉइंट। क्या आपको पता है ना, कंसोल में जब जावास्क्रिप्ट लिखता हूं तो वो टेस्टिंग के लिए होता है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। कैन यू सी, it has returned something, and that is a promise, and here the new debate comes। Got it? मजे की भी है और थोड़ी सी घुमाने वाली भी है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, तो इसने यहां पे दे दिया मुझे फुल फिल्ड। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये प्रॉमिस क्या होता है और प्रॉमिस फुलफिल्ड क्या होता है। अच्छा, लफ्ज प्रॉमिस से और प्रॉमिस के फुलफिल होने से दो मतलब आप रियल लाइफ में तो समझ ही गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कल 2 बजे क्लास में आऊंगा। मैंने क्या किया, प्रॉमिस। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। तीसरी, अच्छा, मैं जरा टेक्निकल वर्ड्स में समझाता हूँ। मैंने आपसे वादा किया कल 2 बजे क्लास होगी, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कल 2 बजे तक का टाइम आने तक मेरा प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट में, यानी जब तक कल 2 बजे नहीं आता तो इसको नहीं पता कि मैं वादा की खिलाफ वर्जी करना चाह रहा हूँ या वादा पूरा करने जा रहा हूँ। तो उस वक्त तक प्रॉमिस किस स्टेट में होगा। अच्छा, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ वो वर्ड्स गौर कीजिएगा। प्रॉमिस की स्टेट क्या होती है, whenever I actually made a promise, the promise state would be pending till the time जो मैंने वो रखा है। जब वो टाइम आ गया तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज आएंगी, या मैं प्रॉमिस फुलफिल करूंगा या मैं प्रॉमिस रिजेक्ट करूंगा टेक्निकली। यानी या तो वादा तोड़ूंगा या वादा पूरा करूंगा। तो मैं तोड़ने को क्या बोल रहा हूँ, रिजेक्ट बोल रहा हूँ। ये 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, प्रॉमिस होता क्या है, कॉल बैक फंक्शन समझ पड़े, ठीक। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है वैसे, क्योंकि इसका ताल्लुक कॉल बैक से, मैं इसको इन कड़ियों को मिलाऊंगा जरा। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है? नहीं, वो ठीक है, वो उसका मकसद क्या होता है, कॉल बैक क्यों, वाई कॉल बैक। रिटर्न तो नॉर्मल फंक्शन भी करता है। मैं आपको बता दूं, मैंने ये कहा था कि कॉल बैक हम तब यूज करते हैं जब हम एक फंक्शनैलिटी की एग्जीक्यूशन को किसी दूसरी हैपनिंग के साथ एसोसिएट कर दें, कि कॉल बैक तब चलेगा जब समथिंग एल्स विल हैपन।
मैंने क्लिक के साथ एक कॉल बैक फंक्शन पास किया था। मैंने कहा था ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट होगा जब क्लिक होगा। इसका मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल बैक फंक्शन वाज मशरूत विद समथिंग एल्स, यानी कॉल बैक फंक्शन की एग्जीक्यूशन किसी और हैपनिंग पे मुनहसर थी। जब तक वो हैपनिंग नहीं होगी कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट एग्जैक्टली अदरवाइज नहीं होगा। एग्जैक्टली अच्छा, वैसे कॉल बैक फंक्शन की डिटेल बहुत डिटेल से हमने पढ़ा हुआ है पीछे कहीं किसी क्लास में, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से हल्का से रिवाइज कर दूं कि नॉर्मली व्हेन अ फंक्शन इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड अ कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन पास क्यों करते हैं? व्हेन समथिंग is supposed to be executed in the future, not now. I repeat, why do we use callback? When something is supposed to be executed in the future, not now. तो फ्यूचर का मतलब क्या है? जब क्लिक होगा तब एग्जीक्यूट होगा, क्लिक नहीं होगा तो एग्जीक्यूट। अच्छा, प्रॉमिस का भी। अच्छा, कॉलबैक्स बहुत अरसे तक चले हैं, लेकिन कॉलबैक में एक मसला राइज हो गया। अब मैं उस मसले की तरफ नहीं जाऊंगा, उस मसले का नाम बता देता हूं, कॉलबैक हेल। आप अगर खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कॉलबैक हेल का मतलब क्या है कि अगर हम एक कॉल बैक करते हैं दैट वर्क्स फाइन। जब हम एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे कॉल बैक के अंदर तीसरा कॉल बैक, तीसरे कॉल के अंदर चौथा कॉल बैक, चौथे कॉल बैक के अंदर पांचवा कॉल बैक, पांचवे के अंदर छठा कॉल बैक, छठे के अंदर सातवां कॉल बैक, तो फिर हो सकता है जो छठे नंबर वाला फंक्शन है उसकी बारी पता नहीं आते आते काम ही मुक जाए सारा। गॉट इट? तो जब आप बहुत ज्यादा नेस्टेड कॉल बैक्स यूज करते हो, दैट arises a problem or that generates a problem which is called as callback hell. I would suggest you कि आप इस callback hell को पढ़िएगा। ये प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन में प्रॉमिस आया था। अब चूंकि मैं सारी बातें पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं ऑनेस्टली कि मैं अपने ट्रैक से रिट्रैक हो जाऊंगा, लेकिन आपको पूरा बैकग्राउंड देके जा रहा हूं। डायग्राम से देख लें वैसे तो। ये देखें, फंक्शन कॉल बैक, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन, फिर फंक्शन। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना आपको 2 लाइनों में। ये मेरा कॉन्टेक्स्ट ज़हन में रख के तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जी कि व्हाट इज कॉल बैक हेल। अब ये जो कॉल बैक हेल था ना, इसके सॉल्यूशन के लिए ये जो सजेस्ट किया गया दैट इज प्रॉमिस। अच्छा, प्रॉमिस को भी एक अलग क्लास में डिस्क्राइब करूंगा तो प्रॉमिस लिखते कैसे। अब प्रॉमिस में 2 तरह के कोड होते हैं, एक प्रोड्यूसर कोड होता है, एक कंज्यूमर कोड होता है। प्रॉमिस को लिखते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर कोड, जो प्रॉमिस को प्रोड्यूस करता है। और जब ऑलरेडी बिल्ट इन या पहले से मौजूद प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कोड। प्रोड्यूस हमने नहीं किया, प्रोड्यूस हमने नहीं किया, प्रोड्यूस फेच ने किया है। हमने सिर्फ उसे कंज्यूमर के तौर पे यूज करना है। आई रिपीट अगेन, प्रॉमिस होता क्या है? पहली बात, पहला सवाल, अभी मैं प्रॉमिस पे आज की क्लास में जिक्र नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ आपको इसका ग्राउंड बता रहा हूं। कल की क्लास में प्रोबेबली इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी करूंगा, बिकॉज टुडे वी आर ओनली लेफ्ट विद द 10 मिनट्स। There is a problem with the callback hell. When we have multiple callbacks or nested callbacks, the problem arises, which is known as a callback hell. To avoid that callback hell, we use the promise. When we use the promise, we study 2 aspects of it. One is producer code of the promise. प्रोड्यूसर कोड का मतलब क्या है कि हम खुद प्रॉमिस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम खुद वादा कर रहे हैं। और कंज्यूमर का मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्रॉमिस हो चुका है किसी का, हम उसको क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे किसी बड़े भाई ने या किसी बड़े ने वादा किया है, वो अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीजन, तो अब उनका वादा मुझ तक ट्रांसफर हुआ है और मैं, पता नहीं ये बड़ी रफ सी एग्जांपल ना हो, लोग असल में ऑनलाइन क्रिटिसाइज बड़ा करते हैं, जी आपने ये गलत एग्जांपल दे दी, ठीक दे दी। मैं तो अपनी ऑडियंस के हिसाब से रॉ एग्जांपल देता हूँ। एनीवेज, तो एक प्रोड्यूसर कोड होता है और एक कंज्यूमर कोड होता है। अब बहुत सारे केसेस में हमें प्रॉमिस का प्रोड्यूसर कोड लिखना ही नहीं होता, बल्कि एग्जैक्टली हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे हैं जो रिटर्न क्या करते हैं? प्रॉमिस रिटर्न करते हैं।
जैसे कुछ फंक्शन हमें इंटीजर रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन हमें स्ट्रिंग्स रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन हमें ऑब्जेक्ट्स में भी रिटर्न करें। तो इसी तरह बाज केसेस में नहीं बल्कि मेजॉरिटी केसेस में हम प्रॉमिस खुद नहीं लिखते, बल्कि हमें प्रॉमिस रिटर्न रिजल्ट के तौर पर मिलता है, हमने उसको कंज्यूम करना है। क्लियर हो गई? अब यहां सवाल ये है कि ये जो मैंने फेच इस्तेमाल किया ना, तो इस फेच ने मुझे क्या दिया? प्रॉमिस दिया। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटीज थी। मेरा नेटवर्क स्लो हो सकता है, मैं 2G पे या बहुत डेड स्लो नेटवर्क पे हो सकता हूं, तो फिर प्रॉमिस रिजॉल्व होने में या रिजेक्ट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है। मे बी इट मे टेक 3 सेकंड। 3 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है कंप्यूटर के लिए। तो उन 3 सेकंड तक प्रॉमिस किस स्टेट में रहेगा? पेंडिंग में रहेगा। अच्छा, फिर हो सकता है कि ना आए, नेटवर्क में मसला हो, लिंक ब्रोकन हो, सर्वर पे डाटा ही गायब हो जाए, पाथ ही गायब हो जाए, तो फिर क्या आएगा? प्रॉमिस रिजेक्शन। नहीं, वो एक और चीज है, वो टाइम आउट है, नेटवर्क टाइम आउट। वो सारे मैसेजेस बीच में हैंडल हुए होते हैं प्रॉमिस, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि जाहिर है डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी और बातें निकल आएंगी। नहीं आया, मिला ही नहीं उसको, सर्वर ही ऑफ हो गया, सर्वर ही शट डाउन हो गया पीछे। यानी हमने रिक्वेस्ट की, जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट की उसने सर्वर बंद करके घर चला गया। तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉमिस की रिजेक्शन। लेकिन अगर एवरीथिंग इज वेल तो हमें क्या मिलेगा? फुलफिल्ड। तो हमें या तो मिलेगा पेंडिंग, या मिलेगा फुलफिल्ड, या मिलेगा रिजेक्ट। अभी हमें क्या मिला? इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, इसके नीचे देखें तो साथ ही में क्या मिला है? रिस्पॉन्स। ठीक। अब इस रिस्पॉन्स में अगर आप देखें तो ये जो रिक्वेस्ट का मेटा डेटा है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का जो मेटा डेटा है, अच्छा मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो मैंने फेच में कहीं बताया है कि मैंने गेट रिक्वेस्ट भेजी है? तो ये गेट क्या है? मेटा डेटा। मेटा डेटा इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट। तो ये बात याद रखिएगा कि जब मैं खुद एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन ना करूं तो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वेस्ट कौन सी टाइप की होती है? गेट रिक्वेस्ट होती है। बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट कौन सी होती है? गेट होती है। बाकी बतानी पड़ती है एक्सप्लिसिट। और ये सारी में अब जब रिस्पांस आता है तो रिस्पांस में सिर्फ डेटा नहीं आता बल्कि मेटा डेटा भी आता है। अब जैसे देखिए ये रिस्पांस था, तो उस रिस्पांस में उसने मुझे कहा जी कि इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट आई है। गॉट इट? यानी इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आई है। दूसरा टाइप कॉर्स। अच्छा, ये क्या? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है ब्राउजर का बिल्ट इन। आई विल एक्सप्लेन इट बट इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो इनटू द डिटेल। स्टेटस टेक्स्ट का मतलब आपका रिस्पांस ओके है, सब कुछ ओके है, नथिंग इज रॉन्ग। स्टेटस कोड, हर HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पांस का एक कोड होता है। 200 का मतलब होता है सक्सेस। आपने अक्सर देखा होगा 404 पेज नॉट फाउंड। 404 का मतलब है पेज नहीं मिला। 403 का मतलब है फॉरबिडन, आप ऑथराइज नहीं है, कोई प्रोटेक्टेड एपीआई है। 401, 402, 403, 404, फिर 200, 201, 200, ये सारे कोड्स हैं HTTP के। हर कोड का एक मतलब है। 200 का मतलब सक्सेस है। ठीक। रीडायरेक्टेड फॉल्स, कहीं रीडायरेक्शन नहीं हुई, सिर्फ ठीक। फिर ओके ट्रू वगैरह, ये सारा का सारा क्या है? मेटा डेटा। हेडर को खोलेंगे, बॉडी को खोलेंगे, इसमें से कहीं भी हमें अपने मतलब का डेटा नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको प्रॉमिस रिटर्न होता है तो उस प्रॉमिस में डेटा सॉर्ट ऑफ हिडन या इनकैप्सुलेटेड होता है। आपको उस प्रॉमिस में से डेटा निकालना पड़ता है। गॉट इट? कंज्यूम करना पड़ता है। एग्जैक्टली हमें इसको क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम करना पड़ेगा। नहीं, स्प्रेड स्प्रेड नहीं करेंगे, तुक्के तो नहीं चलेंगे ना। अब मैं क्या करूंगा? जब मैं जो भी प्रॉमिस होगा, ये जो भी फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, उस प्रॉमिस को या उस प्रॉमिस वाले फंक्शन के साथ डॉट देन का ब्लॉक अवेलेबल होता है बिल्ट इन। ये यूं समझ लें कि फेच के साथ डॉट देन जो है ये अवेलेबल होता है। अच्छा, डॉट देन का मतलब क्या है? जब ये प्रॉमिस चले फिर क्या हो? सक्सेस होगा, फुलफिल्ड होगा, वरना नहीं। वरना क्या चलेगा उसका भी बता दो। वरना यहां लिख देंगे CATCH, कैच। ठीक, लेकिन वरना को छोड़े ना भाई, आस्ता आस्ता चले ना। तो अब मैंने कहा जी कि जब प्रॉमिस फुलफिल हो जाए देन क्या करो? देन टेक्स अ कॉल बैक एज एन आर्ग्यूमेंट। देन टेक्स कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मैं कहूंगा जी कि इसको
जो भी रिस्पॉन्स आए वो लो और इस ये दे दो। कॉल बैक फंक्शन का यही फॉर्मेट है ना, एरो फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, एरो फंक्शन, फैट एरो फंक्शन। हमने ये भी पढ़ा है इस तरह से कि हम नॉर्मली कॉल बैक फंक्शन यूं लिखते हैं, और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हम करली ब्रैकेट्स भी नहीं लिखते। ठीक, ये हमारा फॉर्मेट है फंक्शन का। तो मैंने क्या कहा, ये जो डॉट देन है ये क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन। और हमने ये भी कहा था कि अगर यहाँ एक आर्गुमेंट हो तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर एक ही आर्गुमेंट हो तो आप ये ना ही लिखें तो बेहतर है। ठीक है, ये नॉर्मल जनरल सिंटैक्स है। तो मैंने क्या लिखा, देन में कॉल बैक फंक्शन, मैंने कहा जी कि जो प्रॉमिस से डाटा निकले वो किस में प्रोवाइड कर दो, रेस। ये कोई भी नाम हो सकता है, ये आपकी मर्जी का वेरिएबल नेम है। इट विल रिसीव दैट डेटा। अच्छा, नॉर्मली जब ये डेटा हमें मिलता है तो ये जेसन में पार्स्ड नहीं होता, हम एहतियातन इसको क्या करते हैं, जेसन में पार्स कर देते हैं। पार्स का मतलब कन्वर्ट कर देते हैं जेसन। तो मैं क्या कहूंगा, रेस में जो कुछ भी है डॉट जेसन कर दो, ये बिल्ट इन फंक्शन। क्लियर होगी बात? अब जेसन में मिलेगा आपको, एक ही काउंट हो। इसको कहते हैं मेथड चेनिंग। जब आप एक डॉट के साथ, यानी फेच एक फंक्शन है, फिर डॉट देन फिर एक फंक्शन है, तो मैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ मिला रहा हूं डॉट के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन चेनिंग बना रहे हैं। अच्छा, अब जब जेसन में कन्वर्ट हो जाए फिर क्या करें, फिर डॉट देन। अब जो जेसन में कन्वर्ट हो गया उसको उठा के इधर अवेलेबल कर दो, जस्ट लाइक दिस डेटा। अब इसको क्या कर दो, कंसोल करके चेक करो डेटा मिला या नहीं मिला। ये जो ना, ये चेनिंग हो रही है, एक मिनट, मैं एक मिनट बताता हूँ। ये चेनिंग हो रही है, ये एक फंक्शन कॉल, इसके साथ ये दूसरी फंक्शन कॉल, और अजीम जो आप पूछ रहे हैं कि ये देन के साथ ये फिर कॉल बैक फंक्शन ही लिखा है, जस्ट जैसे ये किया था। यहाँ वेरिएबल को नाम रेस्ट दिया था ना, यहाँ इसको नाम डेटा दे दिया। वट एवर यू कैन राइट, यू आर फील फ्री, डेटा हो, डी हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी वेरिएबल का नाम होना चाहिए था। और फिर जेसन में कन्वर्ट हो गए, अगले दिन में चला जाएगा। अगर बीच में पूरे दिन या फेच में कहीं भी फेलियर आ जाता है, फिर सबसे एंड पे कैच चलेगा। तो अभी मैं बगैर कैच के काम कर रहा हूं क्योंकि फुलफिल हो रहा है। अगर आपने 10 दिन लिखे हुए, 10 में से एक भी फेल हो जाता है तो उठा के सीधा कैच में डाल देगा उसको। हेल वाला मसला क्लियर है? अब अगर मैं इसको ओके करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मेक सेंस? तो दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर कोड ऑफ द प्रॉमिस। मैंने प्रॉमिस खुद प्रोड्यूस, मुझे मिला प्रॉमिस था, मैंने उस प्रॉमिस से क्या किया, अपना डेटा निकाल लिया। अच्छा, अब अगर मैं ये सारी लाइन या स्टेटमेंट्स कंसोल में तो सिर्फ आपको बताने के लिए लिखी थी ना, इसको कॉपी करूं और यहाँ ले आऊं किसी भी एक, हमारा मेन पेज है, फिलहाल मैं मेन पेज पे करता हूँ। मेन पेज हमारा मेन है ना, किधर गया मेन, मेन ये मेन, इसमें मैं सिर्फ ये कर देता हूँ। ठीक, इसमें वही काम, फैच डेटा लाएगा, देन में देगा, देन 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 देन। अच्छा, नॉर्मली रीडेबिलिटी के लिए इसको लोग यूं लिखते हैं, आसानी के लिए। ठीक, अब मैं अगर वापस जाऊंगा तो मुझे कंसोल डेटा में मिलेगा मेरी मर्जी का डेटा। इफ आई रिफ्रेश इट, सॉरी यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल एम्प्टी कंसोल है, केएफसी वाली वेबसाइट की तरह हमारी ओपन है ही नहीं है ये। अब मैं इसके मेन पे जाके अगर ओपन करूंगा कंसोल अरे में, अच्छा अब एक अरे मिल रही है ना, क्योंकि मैंने यूआरएल एंड पॉइंट क्या दिया था। अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ ऑल लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, कैन यू सी, 0 से 99 तक सारा डेटा। अब आपको पता है इस अरे पे लूप कैसे लगाना है, इसको कंज्यूम कैसे करना है, और इसको अपनी मर्जी के ढांचे में कैसे बदलना है। दैट्स द पॉइंट व्हिच वी विल रिज्यूम फ्रॉम टुमारो। पूरी एप्लीकेशन बनवाऊंगा, आप टेंशन ना लें इस एपीआई की बेस पे। ठीक है, अब आपके वो इमेजेस वाले मसाइल भी हल हो जाएंगे, जो आप कह रहे थे ना इमेज हम पेज चेंज करते हैं तो इमेज चेंज हो जाता है। मैंने कहा जी सब्र करो, हो जाए, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है,
तो दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडे। वी विल रिज्यूम राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, लेकिन आज का लेक्चर आज से आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हरकत मैंने जुमेरात वाले दिन की थी ना, अब से वो हरकतें अक्सर हुआ करेंगी कि आपको अगली क्लास नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप पिछली असाइनमेंट जमा नहीं कराएंगे। आज से पहले मैंने आपको तंग नहीं किया, उसकी वजह कि वो मैं समझता था कि थोड़ी सी सिंपल चीज़ें, मुश्किल ये भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जितनी, पता नहीं मैं खुशफहमी में हूँ या वाकई ऐसी